दिस अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमी का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 टू 1990। आज का हमारा टॉपिक था उद्योग और व्यापार। तो जैसा कि हमारा जो देश था वो एक विकसित देश नहीं था, वो एक विकासशील देश था। ठीक है, तो ऐसे में जो निर्धन राष्ट्र होते हैं, यदि उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में आगे जाना हो तो सिर्फ एक या दो चीज़ के उद्योगों से कुछ नहीं होता, हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना होता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ की एक इंडस्ट्री है। लाइक बिस्किट की कंपनी अलग है, चिप्स की, साबुन, सोप, हर चीज़। केवल हम दो ही चीज़ों के लिए तो इंडस्ट्रीज़ ही थी, एक पटसन और दूसरा सूती वस्त्र। तो जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था जो थी वो उतने अधिक विकास नहीं कर पा रही थी। तो यदि अर्थव्यवस्था का और अधिक विकास करना था तो हमें आवश्यकता थी कि हम अनेक विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना करें। तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास हेतु तो उस समय औद्योगिक क्षेत्र में विकास हेतु एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो आइए जानते हैं वो बदलाव क्या था। विकास हेतु एक औद्योगिक नीति का प्रस्ताव आया जो कि 1956 में लाया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक उद्योग दूसरा मतलब 3 वर्ग में इसे डिवाइड किया गया था। उसके अंतर्गत जो भी उद्योग थे उन्हें 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। पहला तो था सामाजिक उद्योग, वो मतलब पूरी तरह से जो गवर्नमेंट थी उनके हाथ में था। ठीक है, और वो पूरे देश के ऊपर निर्भर मतलब स्थिति के अनुसार चलता था। और दूसरा था सामाजिक एवं निजी आयोग, मतलब वो दोनों मिक्स था, उसमें सरकार का भी इंटरफेरेंस था, उसमें राज्य भी मिले थे, दोनों मिलके ही अपने उद्योग को चलाते थे। तथा जो तीसरा वर्ग था वो निजीकरण था, मतलब एकमात्र जिम्मेदारी इसमें राज्य की होती थी और इसी के अंतर्गत लाइसेंस पद्धति भी लाई गई थी। जैसे लाइसेंस पद्धति मतलब होता है जब तक कि लाइसेंस नहीं मिल जाता। जैसे दिवालियों में आपने देखा होगा कि पटाखे बेचने के लिए अक्सर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और पुलिस आके कहती है कि अगर आपको पटाखे बेचने हैं तो आप इसका लाइसेंस लीजिए, कि अगर इससे कोई भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई मतलब आपको पूरी तरह से इसकी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने लाइसेंस लिया था, आपने इसकी देखभाल की है, ये एक गलती से हुई चीज़ है। अगर आप छुपा के कोई कार्य करते हैं और आपने उस चीज़ का लाइसेंस नहीं लिया है तो आप पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हैं और आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। तो इसी के अंतर्गत लाइसेंस जब तक नहीं मिल जाते थे तब तक उद्योग प्रारंभ नहीं हो पाता था। तथा इससे कई सारी मतलब रियायतें भी दी जाती थी, जैसे कि कम शुल्कों पर बिजली देना तथा क्षेत्रीय उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो क्षेत्र में समानताएं हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। जैसे यह सुनिश्चित करना कि जो उत्पादित वस्तु की जो मात्रा है, मतलब लाइसेंस बनवाने का एकमात्र जो मतलब मोटो है वो क्या होता है, लाइसेंस सरकार इसलिए बनवाती है ताकि जितने भी उद्योग हैं उनके गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। जैसा कि वो कितने माल का उत्पादन कर रहे हैं, वो कितने कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं बाल मजदूरी इत्यादि तो नहीं करवा रहे हैं इत्यादि, इन सब की जानकारी हेतु ये कार्य करवाए जाते हैं। तो लाइसेंस का भी बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे कि जो उत्पादित वस्तु की मात्रा है वो अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा के ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि कहीं उससे अधिक ना हो जाए। जैसे अगर लाइसेंस नहीं बनवाया जाता है तो कोई कंपनी मतलब किसी भी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन कर देती है, तो जिससे कि वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं और किसी के उपयोग में नहीं आ पाती हैं। इसीलिए लाइसेंस बनवाया गया था ताकि इससे मतलब एक निगरानी रखी जा सके सरकार किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरह से उसकी आवश्यकता है। लाइसेंस आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता था, ऐसा नहीं था कि भंडारे का पूड़ी है किसी को बांट दिया गया, नहीं, उन्हीं को दिया जाता था जो इसके काबिल थे, मतलब जिनका लगता था कि हाँ ये कुछ उस क्षेत्र में करना चाहते हैं, कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे, इलीगल कार्य नहीं करेंगे एक्सेट्रा। लघु उद्योग जैसे कि स्मॉल बिजनेस आप इसे कह सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मतलब जो कि छोटे लेवल पे छोटे स्तर पर चलने वाले उद्योगों को हम लघु उद्योग कहते हैं। तो लघु उद्योग क्यों शुरू किया गया, क्या आप जानते हैं? इसके कई सारे कारण थे। पहला तो जैसे मतलब हर आम इंसान एक बड़े उद्योग की शुरुआत नहीं कर सकता ना, सभी के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो सीधे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोल ले। तो इसलिए लघु उद्योग लाया गया, जिससे कि मतलब
कंपटीशन और बढ़ जाए। पहला तो इसका फ़ायदा ये था क्योंकि जो छोटी पूंजी वाले जो भी बिजनेसमैन थे वो भी इसमें अपना उद्योग खोल सकते हैं, तो इससे ये भी होगा और दूसरा अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा था। तो लघु उद्योग लाया गया 1955 में। इसे लघु उद्योग समिति द्वारा लाया गया। लघु उद्योग समिति जो है उसका एक और नाम है। क्या किसी को इसका नाम पता है? अगर पता है तो इसे कमेंट में लिखिए। 1 2 3। तो जो लघु उद्योग समिति है उसका एक और नाम था कारवे समिति। ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ये बनाया गया था। अर्थात ग्राम में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो नहीं खुल सकती, ग्राम मतलब कि गांव में, तो इसलिए वहाँ पर छोटे उद्योगों का चलन चला। छोटे उद्योगों के अंतर्गत काफ़ी सारे उद्योग आते हैं, जैसे अचार का बिज़नेस ही ले लीजिए। जैसे अगर कुछ औरतें 10-20 औरतें मिल गई NGOs की या फिर घर की ही, तो वो अचार का बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, तो वो एक तरह से लघु उद्योग होता है। उसके लिए किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़े स्तर पर उसका प्रचार नहीं किया जाता है इत्यादि, और उसकी पूंजी भी कम होती है तथा उसमें ना मतलब कर्म की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे उसमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। जो बड़ी मात्रा में जो लोग अचार बनाते हैं वो मशीनों का उपयोग करते हैं, पर जो लघु उद्योगों से जो अचार बन के आते हैं उसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता। उसमें ज़्यादातर श्रम प्रधान एक तरह से उद्योग वो होता है, उसमें श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और इस टाइप के उद्योग जो हैं इनकी अवधि लगभग 5 लाख से 1 करोड़ तक होती है, ठीक है। तथा जो लघु उद्योग होते हैं, जितने भी लघु उद्योग होते हैं उनकी बड़ी उद्योगों से रक्षा हेतु कई उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए संरक्षित कर दिया गया। जैसे कि अचार, मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम्पल में कि अचार को लघु उद्योगों के लिए संरक्षित किया गया था। तथा दूसरा था कि मान लीजिए छोटे मोटे बिज़नेस हो गए, छोटे मोटे बिस्किट का बिज़नेस हो गया, चुनरियाँ, जो नवरात्रि के टाइम पे जो चुनरियाँ बनती हैं उसके किनारे जो गोटे लगाए जाते हैं औरतों द्वारा, वो इनके काम आते हैं। मतलब वो एक टाइप के लघु उद्योग होते हैं। छोटी छोटी मोती की मालाएं बनाना हो गया, और वो जिसमें अक्सर लोगों को मतलब सामान दिया जाता है, कागज़ के जो होते हैं पन्नी, खोखे, इन सब टाइप की चीज़ों को बनाने के लिए लघु उद्योग ही सहायक होते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बड़ी इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनमें श्रम प्रधानता है, इसीलिए। तो अब नेक्स्ट आते हैं व्यापार नीति। तो व्यापार नीति क्या थी? आयात प्रतिस्थापन नीति इसकी मेन थी। इसका उद्देश्य था आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। प्रशुल्क एवं कोटा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रशुल्क मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं? अगर किसी को पता है तो इसे प्लीज़ कमेंट में लिखिए। तो लिखा आपने? जल्दी लिखिए। अरे देख क्या रहे हैं, आंसर का वेट कर रहे हैं? नहीं बताएंगे हम आंसर, पहले लिखिए आप लोग जाके कमेंट में। तो चलिए बताते हैं। जो प्रशुल्क आयातित वस्तु है, मतलब प्रशुल्क क्या होता है? ये एक आयातित यानी कि बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगा हुआ कर होता है, ठीक है। कोटे में वस्तु की मात्रा निश्चित होती है। कोटा जो हमने बताया था उसमें वस्तु की मात्रा निश्चित की जाती है। इन्हीं दोनों से आयात जो होता है वो प्रतिबंधित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक अगर कर लगाया जाएगा तो मान लीजिए अगर कहा जाए कि ये जो 5 रुपये का चिप्स है इस पर मैं 3 रुपये कर लगा देती हूँ, तो आप लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आयात पे ज़्यादा कर लगाया जाता है तो वो चीज़ें पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं। 1990 तक भी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक नहीं थी कि मतलब टेलीफोन कनेक्शन लेने में भी हमें काफ़ी समय तक वेट करना होता था। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ़ोन तो अभी मतलब 2002 के बाद से हर इंसान के हाथ में फ़ोन तो आई थिंक 2010 के बाद से ही आया है। मतलब गरीब से गरीब इंसान की बात की जाए तो वो अभी से आया है, मोस्टली जियो के आने के बाद आया है। ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जियो ने गरीब से गरीब इंसान के हाथों में भी फ़ोन ला दिया है।
लेकिन 1990 में फ़ोन की मतलब उतना एक विकास नहीं था उस क्षेत्र में। फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता था, ऊपर से कितनी ज़्यादा कॉल्स महंगी होती थी। आप 2 मिनट भी बात करते थे तो पता नहीं कितने पैसे उठ जाया करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आपको हज़ारों मिनट फ्री मिले हैं, बतियाते रहिए, उतना तो कोई बात ही नहीं करता जितने मिनट्स फ्री मिलते हैं अब। लेकिन पहले तो लोग थोड़ा सा बात करते थे और 50-100 रुपये बिल आ जाया करते थे। तो अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे, यानी कि निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या है? हरित क्रांति, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्य उत्पादनों में, तथा हम आत्मनिर्भर हो गए। भूमि सुधारों के अंतर्गत कई कुप्रथाएं थीं, जैसे जमींदारी प्रथा, महलदारी प्रथा, इन सब प्रथाओं का अंत हो गया। हम सशक्त क्षेत्र बनाने लगे, लेकिन हम बहुत अत्यधिक सशक्त क्षेत्र बनाने में विफल रह गए, क्योंकि हम सीधे कंपटीशन करने लगे थे विदेशी चीज़ों से। देखिए, जहाँ हम रह रहे हैं पहले तो हमें वहाँ से कंपटीशन स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि विदेशों की जो ज़रूरतें हैं अलग हैं। मान लीजिए वो सिर्फ ब्रेड खाते हैं, पास्ते खाते हैं, वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी रोज़ नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता और ये अनाज वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अगर हम उनसे कंपटीशन करेंगे तो हमें तो नुकसान होगा ना, क्योंकि हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हम अलग हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान समान हो। तो हम सीधा विदेशियों से कंपटीशन करने लगे थे, जिससे कि और हमारी जो नीतियाँ थीं वो जो अंतर्मुखी थीं। तो आत्मनिर्भरता के नाम पे हम केवल कंपटीशन कर रहे थे, वो भी विदेशों से, खुद से नहीं। तो जिसके कारण गुणवत्ता में सुधार करने में हम विफल रह गए, क्योंकि जो हमने सुधार किया भी था वो कहीं ना कहीं मतलब दूसरे देश के आधार पे किया गया था ना। हमें अपने देश में रिसर्च करनी चाहिए, हमारे देश की ज़रूरतें क्या हैं, हमारे देश के लोग कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, उस हिसाब से अगर हमने किया होता तो ज़रूर हम सफल रहे होते। तो अब हम 1991 में एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। इस विषय में चर्चा हम कल करेंगे, जो कि अगले चैप्टर में होगी। तो आपका ये चैप्टर फाइनली समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ।